हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट फॉर रिएक्ट जेएस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको रिएक्ट जेएस सीखने से पहले आने चाहिए। अगर आपको उन टॉपिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आपको रिएक्ट जेएस में ज़्यादा इशू नहीं होगा। अगर आपको उन टॉपिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं है तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक सोल्यूशन बताया था कि आप क्या कर सकते हो, मेरी इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट पर आ सकते हो और उन टॉपिक्स की यहाँ पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर रखी हुई है। बहुत ईजी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आप यहाँ पे उन टॉपिक्स को इजीली समझ सकते हो। ठीक है, अपनी रिएक्ट की जर्नी को आपने स्टॉप नहीं करना है। आपने ये नहीं सोचना कि यार मुझे तो जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो कॉन्सेप्ट नहीं आता, मैं रिएक्ट छोड़ देता हूँ। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे देखो छोटी छोटी वीडियोस हैं, 13 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 18 मिनट की, इस तरीके से करके तो आप अपनी रिएक्ट की जर्नी के साथ साथ जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए है। यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीख सकते हो। जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताए हैं, एटलीस्ट वो टॉपिक्स आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, तो फिर आप लोगों को रिएक्ट में बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो उन टॉपिक्स के बारे में आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर वापस अपनी रिएक्ट की फाइल में। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया था। हमने अपना रिएक्ट का सिर्फ प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप किया था। सेटअप करने के बाद हमने यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को समझा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी एक नई फाइल बनाई थी फर्स्ट फाइल डॉट जेएस के नाम से। उस फाइल को हमने कहाँ पर लिंक करवाया था, index.js में हमने यहाँ पर उसको लिंक करवाया था। ठीक है, मैंने इसको बाद में अब कमेंट कर दिया क्योंकि इसका भी मुझे कोई काम नहीं है। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है कंपोनेंट्स के बारे में। ये रिएक्ट में आखिर कंपोनेंट्स होते क्या हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, कैसे लिंक करवाया जाता है, क्यों बनाने चाहिए कंपोनेंट्स, सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे बना सकते हैं कॉन्सेप्ट, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बारी आती है ये कंपोनेंट्स आखिर होते क्या हैं। अगर मैं आपसे सिंपल नॉर्मल बात करूं कि यार कंपोनेंट आप किस चीज़ को बोलोगे, तो देखो कंपोनेंट का मतलब है कि भाई कोई बड़ी चीज़ है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को आप क्या बोलते हो, कंपोनेंट्स बोलते हो। जैसे अगर मैं बात करूं किसी के घर की, तो घर के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं भाई, डोर हो सकता है, विंडो हो सकती हैं। ठीक है, उसके जो रूम्स हैं, अंदर फैंस हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके कंपोनेंट्स हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लैपटॉप के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं भाई, ये जो बटन्स हैं, ठीक है, टच पैड है या मेरी स्क्रीन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स का मतलब होता है किसी बड़ी चीज के छोटे छोटे पार्ट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। अब बारी आती है प्रोग्रामिंग में, यानी कि रिएक्ट जेएस में आप कंपोनेंट्स क्यों बनाते हो और क्या होते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है आपके एक प्रोजेक्ट में आपने छोटे छोटे कोड को क्या कर दिया, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ पार्ट्स बना के रख दिया आपने अपने प्रोजेक्ट के। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना कंपोनेंट्स को समझने की, वो है आपका नेविगेशन बार, यानी कि नेव बार। आप इसको नेव बार कह लो, आप हेडर कह लो, या इस तरीके से कह लो फुटर। ठीक है, अब देखो बनाते क्यों है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बनाया जाता है आपके कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। मतलब मैंने एक कोड लिख लिया, अब मुझे उसकी अपने प्रोजेक्ट में बार बार जरूरत पड़नी है, तो मैं उस कोड को बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, उस कोड का एक कंपोनेंट बना लूंगा और जहां पर भी मुझे यूज करना होगा मैं सिर्फ उस कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा। मुझे दोबारा से उस कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उस कंपोनेंट का क्या करना है, नाम कॉल करवाना है और मेरा कंपोनेंट वहां पर ऐड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कंपोनेंट्स का, कि कंपोनेंट्स आप क्यों यूज करते हो, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए। मेनली जो दो टाइप्स हैं, जो आपकी रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जो दो टाइप्स हैं वो ये है कि आप एक कंपोनेंट बना सकते हो क्लास बेस और एक कंपोनेंट बना सकते हो फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, मतलब दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शन कंपोनेंट और क्लास बेस कंपोनेंट। अब फंक्शन कंपोनेंट हम इस वीडियो में देखेंगे कि फंक्शन बेस कंपोनेंट आप कैसे बना सकते हो, कैसे काम कर सकते हो। क्लास बेस कंपोनेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है। ठीक है, आपको कब कौन सा यूज करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन कंपोनेंट्स के बारे में। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊंगा एसआरसी में और एसआरसी पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पे आऊंगा और मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ अपना एक कंपोनेंट। ठीक है, अब कंपोनेंट किस नाम से, देखो मैं ये अपनी बेस्ट प्रैक्टिस लेके चलूंगा कि जो मेरी वीडियो का टॉपिक होगा, जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं उसी नाम से क्या करूंगा, कंपोनेंट बनाऊंगा, ताकि जब मैं आप लोगों को सोर्स कोड गिटहब पर दूं तो आप लोगों के लिए इजी रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आज मैंने आपको पढ़ाना है फंक्शनल बेस कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पे फंक कंपोनेंट डॉट जेएस के नाम से क्या करूंगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लूंगा। ठीक है, तो फंक कंपोनेंट डॉट जेएस के नाम से मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट की मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है। ठीक है,
अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, रिएक्ट का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, रिएक्ट का एक स्टैंडर्ड है, वो क्या है कि आप जितने भी कंपोनेंट्स बनाओगे उसका जो नाम होगा वो आपने पैस्कल कन्वेंशन में रखना है। पैस्कल कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके नाम में, आपकी जो फाइल का जो नाम है उसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, तो दोनों वर्ड्स का जो पहला लेटर होगा, जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है फंक, एक है कंपोनेंट, तो दोनों वर्ड्स का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। तो देखो फंक का एफ कैपिटल है और कंपोनेंट का सी भी कैपिटल है। अगर सिर्फ एक ही वर्ड होगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, मतलब पहला लेटर आपने अपने कंपोनेंट का कैपिटल रखना है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है रिएक्ट का, ठीक है, तो आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ फंक्शनल बेस कंपोनेंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल यहाँ पे आके लिखूंगा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा क्योंकि मुझे क्या बनाना है, फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाना है। फंक्शन का नाम क्या रखूंगा, जो मेरे यहाँ पे फाइल का नाम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक और यहाँ पे मैं लिख लूंगा कॉम्पोनेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा कॉम्पोनेंट। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या करना है, एफ यहाँ पे इसका कैपिटल रखना है, ठीक है। फंक कॉम्पोनेंट के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक फंक्शन बना लिया है, ये मेरा फंक्शनल कॉम्पोनेंट बन चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिखनी होती है, वो क्या होती है, अभी इस लाइन का भी मतलब समझाऊंगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद आपने इसी चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इस लाइन का भी मैं आपको मतलब समझाऊंगा, पहले अभी हम सिर्फ कंपोनेंट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाया, और जब भी आप कंपोनेंट बनाओगे आपने हमेशा रिटर्न लाजमी करवाना है, ठीक है। रिटर्न क्यों करवाना है, रिटर्न इस वजह से करवाना है कि इस कंपोनेंट को आप कहीं पर कॉल करवाओगे, तो जब आप किसी चीज़ को कॉल करवाते हो, जैसे फंक्शंस का कॉन्सेप्ट याद करो कि भाई जब आप फंक्शन को कॉल करवाते हो तो वो आपको रिटर्न में कोई वैल्यू देता है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई इस कंपोनेंट को मैं जहां पर कॉल करवाऊं ये रिटर्न में कुछ दे, जहां पर मैं कॉल करवाऊंगा ये उस जगह पे क्या करेगा, रिटर्न में कुछ वैल्यू ला कर देगा, ठीक है। तो रिटर्न में वैल्यू क्या चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक h1 का टैग लगा लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक हेडिंग लिख लेता हूँ, कंट्रोल एस से इसको कर लेता हूँ सेव। अब क्या करूँगा, इस फंक्शनल कंपोनेंट को मैं app.js में क्या करवाऊंगा, कॉल करवाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी इस हेडिंग के बाद, ठीक है, app.js में कितना काम हुआ है, सिंपल कुछ भी नहीं हुआ हुआ, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, एक h1 का टैग लगाया हुआ है मैंने, जिसमें मैंने लिखा हुआ है दिस इज माई app.js। अभी एक काम ये करता हूँ कि सिंपल इसी फाइल को यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अभी रन करके दिखाता हूँ। रन करने के लिए आपके पास क्या कमांड होती है, npm स्टार्ट की, लेकिन मैंने, अगर आप लोगों ने पिछली मेरी वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने क्या करा था, पैकेज.json में जाके अपनी उस कमांड को कस्टमाइज किया था। कस्टमाइज क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने कस्टमाइज नहीं किया होगा तो आप पैकेज.json में जाओगे तो आपको यहाँ पे, जैसे मेरा नाम यहाँ पे फरजीन लिखा हुआ है ना, आपके यहाँ पे लिखा हुआ होगा स्टार्ट, ठीक है। तो मैं वापस इसको स्टार्ट कर देता हूँ, वरना अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं फरजीन लिख देता हूँ, तो मेरी जो कमांड होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। मेरी कमांड क्या हो जाएगी फिर, npm रन, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल फरजीन लिखा हुआ था, तो मेरी कमांड क्या हो जाएगी, npm रन फरजीन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जो एक्चुअल कमांड है वो याद रहे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे रन की कमांड पूछ लिए जाए और आप वहाँ पे बोल दो npm रन फरजीन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप अपनी कमांड को कस्टमाइज करना चाहते हो तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पैकेज.json में जाके यहाँ पे स्टार्ट की जगह जो भी कीवर्ड लिखोगे और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे npm रन, और जो भी कीवर्ड आपने यहाँ पे लिखा होगा उसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। लेकिन मैंने इसको वापस क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। कंट्रोल एस इसको मैं यहाँ, एक सेकेंड, कंट्रोल एस में इसको यहाँ पे क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा, वापस इसको क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है रिएक्ट प्रोजेक्ट, ये 3000 पोर्ट पे मेरे वेब ब्राउजर में रन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो अभी सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज माई app.js फाइल। सिर्फ इतना क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी जो सबसे पहले फाइल लोड होती है वो कौन सी होती है, index.js। और index.js में मैंने क्या बोला हुआ है कि ऐप वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लो। तो ऐप वाले कंपोनेंट में मैंने सिर्फ कितना काम करा हुआ है, यहाँ पे दिस इज माई app.js करा हुआ है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई index.js को छोड़ो, चलो index.js में तो आपने कॉल करवाना सीख लिया ना, अगर मैं ये चाहता हूँ ये जो मेरा फंक कंपोनेंट है, ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट है मेरा, मैं इसको यहाँ पे कॉल करवाना चाहता हूँ app.js में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल यहाँ पे आके क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से लेस देन का साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैं अपने कंपोनेंट का नाम लिखूंगा। मेरे कंपोनेंट का नाम है फंक्शनल फंक
कंपोनेंट, ठीक है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। जैसे ही ये करूँगा, देखो ऊपर ये चीज़ मेरी ऑलरेडी क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ इंपोर्ट नहीं होती, तो आप इसको मैनुअली खुद से कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, इंपोर्ट किसको इंपोर्ट कराना है, फंक्शन कंपोनेंट को, इसको आपने इंपोर्ट कराना है। तो मैंने बोल दिया कि भाई इसको क्या करो, इंपोर्ट कर दो। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट कराना है, डॉट स्लैश का मतलब है करंट फोल्डर, यानी कि करंट डायरेक्टली के अंदर, मतलब यहाँ पे एसआरसी फोल्डर के अंदर ही एक फाइल है मेरी फंक्शन कंपोनेंट के नाम से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फंक कंपोनेंट को यहाँ से कॉल करवा लेगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अब अगर आपको चल के दिखाऊंगा तो मेरे प्रोजेक्ट में क्या होगा, सबसे पहले लिखा हुआ आएगा दिस इज माई app.js फाइल और उसके बाद लिखा हुआ आएगा फंक कंपोनेंट। तो इससे क्या हुआ, आपने अपना कंपोनेंट यहाँ पर कॉल करवा लिया है। अब कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप अपने कोड को रीयूज कर सकते हो। मान लो कि भाई मुझे इस चीज को क्या करना है, मुझे इसी H1 को बार बार जो है वो रिपीट करवाना है, तो उसके लिए मुझे ये कोड वापस लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं जितनी बार भी चाहूं मैं इसको यहाँ पे रीयूज कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा और देखो मैंने इसको 4-5 बार यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो ये जितनी बार मैंने इसको कॉल करवाया था उतनी बार मेरा फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो चुका है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपने कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग कर ली। इससे क्या होता है कि आपने कंपोनेंट बनाया है, एक कंपोनेंट के अंदर आपने जितना भी कोड, अभी तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक H1 का टैग दिख रहा है ना, यहाँ पे 1000 लाइन का भी कोड हो तो आपके लिए कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप सिंपल इसी तरीके से क्या करोगे, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाओगे और यहाँ पर आकर जहां पर भी आपने उसको यूज करना होगा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपका जो नेव बार है वो आपके हर पेज पर आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद आप एक कंपोनेंट बना लोगे नेव बार के नाम से, ठीक है। आपने नेव बार के नाम से कंपोनेंट बनाया, आपने उसमें कंप्लीट नेव बार का काम करा। अब आप हर पेज पर जाकर सिर्फ क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इस तरीके से अपने नेव बार को कॉल करवा लोगे तो आपका नेव बार हर पेज पर शो हो जाएगा। तो आपको बार बार वो नेव बार वाला कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ अपना कंपोनेंट कॉल करवाओगे और वो आपका कंपोनेंट यहां पर इजीली कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका फंक्शनल कंपोनेंट का और ये फायदे होते हैं कंपोनेंट्स के। अब कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको ये बताना है कि भाई इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। मैंने पहली वीडियो में भी आपको नहीं बताया था, मैंने बोला था कि हम आगे चल के देखेंगे। अब हम समझते हैं मैंने क्या करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मुझे इस कंपोनेंट को कहीं पर कॉल करवाना है, ठीक है। तो कहीं पर कॉल करवाने के लिए, भिजवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जब भी मैंने इस फंक्शनल कंपोनेंट के बाद क्या लिखा है, एक्सपोर्ट लिखा है कि भाई मुझे इस कंपोनेंट को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ताकि दूसरी फाइल इसको क्या कर सके, इंपोर्ट कर सके। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, ये उस चीज को ले रही है और ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद है डिफॉल्ट। अब ये डिफॉल्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो ये तो चीज आपको समझ में आ गई कि भाई इस कंपोनेंट क्या करो, एक्सपोर्ट करवा दो। लेकिन ये डिफॉल्ट का क्या मतलब है, डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप यहां से कोई सिंगल चीज यहां पे क्या करवा रहे हो, एक्सपोर्ट करवा रहे हो, तो फिर आप कुछ इस तरीके से काम करते हो कि आप यहां पे लिख दोगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। मतलब आपके कंपोनेंट का नाम आप यहां पे कॉल करवा सकते हो और यहां पे आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर जो हम आगे चल के ये कॉन्सेप्ट देखेंगे भी कि अगर आप यहाँ पे एक से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करवाना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक से ज्यादा फंक्शनल कंपोनेंट क्या करवाना चाह रहे हो, एक्सपोर्ट करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर आप इस तरीके से काम नहीं करते हो। फिर आप कैसे काम करते हो उसका भी आपको मैं सिंटेक्स बता देता हूं। आप क्या करोगे, मैं इसको कंट्रोल स्लैश से यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूं। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा फंक्शन से पहले क्या लिखूंगा, एक्सपोर्ट लिखूंगा, ठीक है। फंक्शन से पहले क्या लिखना है, आपने एक्सपोर्ट लिखना है। और उसके बाद एक काम ये करते हैं कि कंट्रोल जी करता हूं और इसको एक काम करते हैं, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करता हूं, कंट्रोल स्लैश से कमेंट करता हूं। ऐसा इस वजह से कर रहा हूं कि मैं कोई भी चीज यहां से हटाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं जब आप लोगों को सोर्स कोड दूं तो आप लोगों के पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको नहीं हटा रहा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, ठीक है। मैंने बोला कि भाई इस फंक्शनल कंपोनेंट को क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिफॉल्ट इस वजह से यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से कोई सिर्फ सिंगल चीज यहाँ से नहीं जा रही। मतलब ऐसा समझ लो कि यहाँ पे कुछ और भी क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं जो मैंने एक्सपोर्ट करवाने हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल से सेव करूंगा। अब ये मुझे अभी देगा एरर, ये बोलेगा कि भाई आपने यहाँ से एक्सपोर्ट तो करवा लिया लेकिन जो आप इंपोर्ट करा रहे हो ना, वो आप इंपोर्ट सही तरीके से नहीं करा रहे। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, कंट्रोल से इसको कमेंट करूंगा। जब भी आप इस तरीके से एक्सपोर्ट करवाते हो अपने कंपोनेंट को, तो आपने क्या करना होता है, अपने कंपोनेंट का नाम
कर्ली ब्रेसेस में रखना होता है, बस सिर्फ इतना सा काम करना है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पे देखो मेरे एरर्स हट चुके हैं और जो मेरा आउटपुट था वो आउटपुट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, फंक्शनल कंपोनेंट का। ये दोनों सिंटेक्स आप लोग आगे चल के यूज भी करोगे और ये दोनों सिंटेक्स आप लोग बहुत ज्यादा देखोगे। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दोनों सिंटेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब कौन सा सिंटेक्स यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हम कब यूज करेंगे, जब हम यहाँ से और भी कंपोनेंट्स को क्या करवा रहे होंगे, एक्सपोर्ट करा रहे होंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे और भी फंक्शंस होंगे जिनको मैं क्या करवा रहा हूँ, एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ सिंगल चीज मैं एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन कंपोनेंट। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से सिंगल चीज एक्सपोर्ट करवा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे फिर इंपोर्ट भी आप कुछ इस तरीके से करवाओगे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर भी इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो मेरे पास सेम आउटपुट आ रहा है। अब अगर मान लो कि भाई मुझे यहाँ पर एक लाइन नहीं, मुझे यहाँ पे मल्टीपल लाइंस लिखनी है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H1 तो लिखना ही लिखना है, इसके साथ साथ मुझे H2 भी लिखना है और H3 भी लिखना है। तो मैं यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ H2 और यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ H3। ठीक है, सेम यहाँ पर भी मुझे चेंजेस करनी पड़ेंगी। मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, H3 कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे H2 कर दूंगा। अब ये मुझे एरर्स दे रहा है। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं कि पहले इसके अंदर का कॉन्टेंट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकेंड हेडिंग। ठीक है, सेकेंड हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे और इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा और सेकंड की जगह क्या कर दूंगा, थर्ड कर दूंगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैंने क्या करा है, कंटेंट चेंज करा है। अब ये मुझे एरर दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है, जरा कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। ये यहाँ पे देखो मुझे एरर क्या दे रहा है, जरा इसको समझते हैं। आपको एरर्स अच्छे से पढ़ने आने चाहिए। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर ये बोल रहा है आपका जो कंपोनेंट के अंदर जो रिटर्न का जो काम होता है ना, वो किसी एक एलिमेंट के अंदर रैप होना चाहिए। ये सिर्फ आपको ये बात बोल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, JSS फ्रेगमेंट भी यूज कर सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आके सिंपल एक डिव यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है कि आप डिव यूज करो। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिव यूज कर रहे होते हैं, जबकि डिव यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, मैं इसका रीजन भी आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं होती है, लेकिन जब तक मैं आपको JSX फ्रेगमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा तब तक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिव यूज कर सकते हो। तो डिव यूज क्यों करते हैं कि रिटर्न के अंदर आपका जितना भी काम है ना, वो किसी एक एलिमेंट के अंदर रैप होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली यहाँ पे कॉल करवा सकते हो। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, आपने प्रोग्रामिंग में अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि रिटर्न आप जब भी करवाते हो तो एक स्टेटमेंट होती है रिटर्न की, रिटर्न में मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं होती है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो अब मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा और देखो मेरे पास वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। ठीक है, मैंने अपना फंक्शनल कंपोनेंट कॉल करवाया था, जितनी बार भी मैंने कॉल करवाया था वो तीनों हेडिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, फंक्शनल कंपोनेंट का। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इन सबको यहाँ पे जरा कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल स्लैश से क्या करूँगा, इनको कमेंट कर दूंगा और सिर्फ एक ही कंपोनेंट यहाँ पे कॉल करवाऊंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर दिखाऊंगा तो देखो ये इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब आप एक और काम भी ये कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए और आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने इस कंपोनेंट को इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और कंट्रोल सी करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कहाँ पे ले जाके, आप इस कंपोनेंट को यहाँ पर इस फंक्शन के रिटर्न के स्टेटमेंट के बाद आप यहाँ पे भी इस कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, कॉल करवा सकते हो। ठीक, मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे आके कमेंट कर दूंगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। वाकई यहाँ से नहीं आएगा, अब ये वहाँ से आएगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको भी मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे कमेंट कर लिया। ठीक है, क्योंकि अब मैं कोई चीज़ इंपोर्ट करा ही नहीं रहा, क्योंकि जो मेरा कॉम्पोनेंट है वो इसी फाइल के अंदर है। मतलब आप फाइल के अंदर भी क्या कर सकते हो, कॉम्पोनेंट बना सकते हो और उसको यहाँ पे इस तरीके से कॉल भी करवा सकते हो। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा तो देखो स्टिल ये मुझे सेम आंसर दे रहा है। ठीक है, ये सेम आउटपुट मुझे दे रहा है। आप कुछ इस तरीके से भी क्या सकते हो, कंपोनेंट को कॉल करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं सेपरेट फाइल ना बनाऊं, मैं एक ही फाइल के अंदर कंपोनेंट को कॉल करवा लूं, तो वो काम भी आप कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, आप कंपोनेंट्स के लिए सेपरेट फाइल ही बनाओ तो वो ही ज्यादा बेस्ट रहता है। क्यों ज्यादा बेस्ट रहता है वो इस वजह से ज्यादा बेस्ट रहता है कि आपका कोड जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अभी तो यहाँ पर देखो इस कंपोनेंट में बहुत कम चीजें थी। ठीक है, 2-3 हेडिंग्स थी यहाँ पे भी सिंपल यही काम है कि 1-2 हेडिंग्स है, बस, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। लेकिन अगर मेरा प्रोजेक्ट बड़ा होगा, मेरे कोड में, मेरे कंपोनेंट्स में ज़्यादा कोड लिखा हुआ होगा, तो उस तरीके से अगर मैं एक ही फाइल के अंदर कंपोनेंट्स बनाता जाऊंगा तो मेरा कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मुझे फिर एक टाइम पे खुद भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरे कोड में क्या चल रहा है।
तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप हमेशा कंपोनेंट्स के लिए क्या करो, एक सेपरेट फाइल बनाओ। इससे आपका कोड हमेशा क्या रहेगा, एक स्ट्रक्चर में रहेगा, आपका कोड नीट एंड क्लीन लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका कोड नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, फंक्शनल कंपोनेंट का। कंपोनेंट्स हम क्यों बनाते हैं, कंपोनेंट्स हम कैसे बना सकते हैं फंक्शनल बेस कंपोनेंट, फंक्शनल बेस कंपोनेंट को कहाँ पर कॉल करवाना है, कैसे कॉल करवा सकते हैं फंक्शनल बेस कंपोनेंट को, क्या क्या डिफरेंस होता है, इस लाइन का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।